नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र अद्यतन काव्य की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम नागार्जुन की सुप्रसिद्ध कविता तब मैं तुम्हें भूल जाता हूँ की व्याख्या करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नागार्जुन प्रगतिशील चेतना के आधार स्तंभ थे, परंतु उनके अंदर का सौंदर्य प्रेमी प्रकृति के प्रति अपने मोह को त्याग नहीं पाया। फलतः उनकी कविताओं में हमें इस भावुक प्रेमी के प्रकृति के इस सहचर के रूप का पूर्णतः परिचय प्राप्त हो जाता है। प्रस्तुत कविता तब मैं तुम्हें भूल जाता हूँ नागार्जुन के इसी प्रकृति प्रेमी रूप का परिचय देती है। हमें उनके प्रकृति के प्रति विमुग्धकारी दृष्टिकोण से हमें अवगत कराती है। चलिए पहले देखते हैं इस कविता के प्रमुख बिंदुओं को। हम देखते हैं कविता के प्रमुख बिंदु। प्रस्तुत कविता नागार्जुन के प्रकृति के प्रति लगाव की सहज अभिव्यक्ति करती है। प्रस्तुत कविता छायावादी पृष्ठभूमि पर आधारित है। जिस प्रकार छायावादी कवि प्रकृति के प्रति अपने सहज मोह को खुलकर अभिव्यक्त करते हैं, उसी प्रकार नागार्जुन ने भी प्रकृति के प्रति अपने प्रेम को मुखरित किया है इस कविता में। इस कविता में छायावादी कवियों की परिपाटी पर प्रकृति का मनोहारी चित्रण हुआ है। जिस तरह छायावादी कवि प्रकृति को अपनी सहचरी मानकर उनके उन्मुक्त वातावरण में सब कुछ विस्मृत कर देने का भाव प्रकट कर देते थे, उसी प्रकार का भाव प्रस्तुत कविता में भी दिखाई देता है। इस कविता में प्रकृति के प्रति मोह, आकर्षण व रहस्यात्मकता का अंकन हुआ है। कवि स्वयं को प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में छोड़ देने का भाव प्रकट करता है। नागार्जुन प्रकृति के सानिध्य में व्यक्तिगत राग विराग व सामाजिकता को विस्मृत कर देने का भाव इस कविता के माध्यम से प्रकट करते हैं। किस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं में प्रकृति का सौंदर्य भी भिन्न हो जाता है, उसी परिवर्तित रूप का सजीव चित्रांकन इस कविता में किया गया है। कविता का प्रारंभ कवि रात्रि के अंतिम प्रहर के सुंदर चित्रण के साथ करते दिखाई देता है। प्रस्तुत कविता में कवि भोले भाले शिशुओं की चित्ताकर्षक मुस्कान के प्रभाव का भी सुंदर चित्रण करते हैं। प्रस्तुत कविता में यदि हम अलंकारों को देखें तो मानवीकरण, उपमा, रूपक, विशेषण, विपर्यय आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है, जिससे कविता के प्रभाव में अभिवृद्धि हुई है। कविता की भाषा सरस, सुललित, तत्सम प्रधान शब्दावली से सुसज्जित है तथा चित्रात्मकता इसका प्रमुख गुण है कि प्रस्तुत कविता को पढ़कर ही हम डूब जाते हैं प्रकृति के सौंदर्य में। आइए अब हम देखते हैं नागार्जुन की सुप्रसिद्ध कविता तब मैं तुम्हें भूल जाता हूँ। बाबा नागार्जुन कह रहे हैं, पहन शुक्र का कर्ण फूल जब पीछे की नीरव घड़ियों में रजनी को निखरा पाता हूँ, नील गगन के नक्षत्रों को जब अविचल बिखरा पाता हूँ, तब मैं तुम्हें भूल जाता हूँ। नागार्जुन रात्रि के अंतिम प्रहर का सुंदर चित्रण करते हुए कह रहे हैं कि जब मैं रात्रि रूपी सुंदरी को शुक्र रूपी तारे का कर्ण फूल पहनकर निखरा हुआ पाता हूँ, सुसज्जित पाता हूँ, उस काल में नीले गगन को मैं नक्षत्रों से सजा हुआ पाता हूँ, अर्थात नीले गगन में नक्षत्रगण पूर्ण रूप से बिखरे हुए होते हैं, अपनी चमक बिखेरते हैं, तब उस सौंदर्य के आगे मैं अपनी प्रेयसी को भी भूल जाता हूँ। अर्थात प्रकृति की सुंदरता
मुझे विमुग्ध कर देती है, मैं उसमें खो जाता हूँ। जब ऋतुओं के संधि काल में विकृत वायु से आहत होकर आकुल क्षुब्ध और उद्वेलित सागर की उत्ताल तरंगे, संधि काल अर्थात जब दो ऋतुएं आपस में मिलती हैं, तो जब ऋतुओं के संधि काल में वायु आहत प्रतीत होती है, क्षुब्ध प्रतीत होती है, और उस वायु के प्रभाव में आकर सागर की लहरें गगन चुंबी होकर के मानो आकाश को छूने का प्रयत्न करती हैं और झुक करके वसुधा की मेखला को अर्थात धरती की परिधि को चूमती हैं। उस समय चतुर नाविकों की नौकाएं जब उन पर निशंक झूमती और उस उद्वेलित उत्ताल तरंगों के मध्य भी निशंक भाव से बिना भयभीत हुए चतुर नाविकों की नौकाएं उस सागर की तरंगों पर क्रीड़ा करते हुए झूमती हैं, तब उनका साहसमय जीवन देख देख मैं ललचाता हूँ, फिर तो तुम्हें भूल जाता हूँ। कि तब उन नाविकों का साहसमय जीवन मुझे विवश कर देता है चिंतन करने पर, और मैं उनका जीवन देखकर ललचा जाता हूँ, उनके साहस के आगे नतमस्तक हो जाता हूँ, और फिर तो मैं तुम्हें भी विस्मृत कर देता हूँ, भूल जाता हूँ। उत्ताल अर्थात की ऊंची ऊंची तरंगे, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हाई टाइड और लो टाइड होती है, अर्थात जब पूर्णिमा के दिन गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सागर की तरंगे चंद्रमा को स्पर्श करने का प्रयास करती हैं, तब उनकी लहरें विचित्र रूप से ऊंची हो जाती हैं। तो उसी स्थिति का वर्णन किया है कवि ने। रंग बिरंगे फूलों वाली हरियाली से ढकी पहाड़ी, देवदारू की सरो चीड़ की कोसों फैली हुई कतारें, उन ऊंचे हिममय शिखरों के अद्भुत और विचित्र नज़ारे, इन दृश्यों के बीच बैठ जब कालिदास के पद गाता हूँ, तब मैं तुम्हें भूल जाता हूँ। कवि कहते हैं कि हिमालय की हिममय श्रृंखलाओं में जहाँ हरियाली और रंग बिरंगे पुष्पों की आभा अनिर्वचनीय सौंदर्य को जन्म देती हैं, और उस हरियाली पहाड़ी पर देवदारू और सरो और चीड़ की वृक्षों की कतारें कोसों दूर तक फैली हुई होती हैं। उन ऊंचे हिममय शिखरों के बीच जब मैं बैठता हूँ, तो उन अद्भुत और विचित्र नज़ारों से मुग्ध हो जाता हूँ, और उन दृश्यों के बीच बैठकर अनायास ही मुझे कालिदास के मेघदूत की याद हो आती है, और मैं कालिदास के पदों को गाने लग जाता हूँ। अर्थात उस वातावरण की संयोजना मुझे कालिदास और उसके मेघदूत की स्मृति दिलाती है, और उस वातावरण में मैं स्वयं को भूलकर कालिदास के मेघदूत के चिंतन में खो जाता हूँ, और फिर तो मैं तुम्हें भूल जाता हूँ। जब अबोध शिशुओं से घिरकर मुदित चित्त बैठा होता हूँ, बिना हेतु ही वे हंस पड़ते, मैं भी कुछ मुस्का देता हूँ। जब सहस्त्रदल कमलों का सा खिला हुआ उनका मुखमंडल तनिक ध्यान में भी लाता हूँ, तब मैं तुम्हें भूल जाता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाल सुलभ क्रीड़ाएं हम सभी के मन को मुग्ध कर लेती हैं। तो कभी भी वात्सल्य भाव से प्रेरित होकर शिशु सुलभ सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि जब मैं अबोध शिशुओं से घिरा होता हूँ, तब मेरा मन अनायास ही प्रसन्न हो जाता है, और वे बालक बिना हेतु बिना कारण के ही हंसने लग जाते हैं, और उनकी उस बाल सुलभ निश्चल हंसी को देखकर मैं भी मुस्का देता हूँ। तब उनके सहस्र दल कमलों के समान सुंदर मुखमंडल को मैं जब भी ध्यान में लाता हूँ, तब तो मैं अपने व्यक्तिगत राग विराग को मानो विस्मृत कर देता हूँ, तब मैं तुम्हें
भूल जाता हूँ। अर्थात जीवन वेगमान है, जीवन सौंदर्यमान है और प्रकृति की सुंदरता हमें सदा से ही अपनी ओर आकर्षित करती आई है। नागार्जुन प्रकृति के सहज संवेदना के कवि हैं और इसी कारण प्रकृति के हर चित्र में उन्हें अपने लिए कुछ न कुछ खास दिखाई देता है। चाहे वो हिमालय की कोसों दूर तक फैली हुई चीड़ और देवदार वृक्ष की कतारें हों या शिशुओं की बाल सुलभ क्रीड़ाएं हों या फिर सागर की उत्ताल तरंगों पर तैरती हुई झूमती हुई नाविकों की नौकाएं हों। जीवन के हर दृश्य से वे प्रभावित होते हैं। प्रकृति का हर रूप उनके मन को और अधिक अपनी तरफ खींचता है और यही आकर्षण कविता बनकर उनके मुख से निकलने लगता है। इस तरह हम देखते हैं कि प्रकृति के सुंदर रूप का चित्रण किया है, भिन्न भिन्न रूपों का चित्रण किया है बाबा नागार्जुन ने। इसी तरह का भाव कुछ सुमित्रा नंदन पंत भी अपनी कविता में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं। वे कहते हैं, छोड़ द्रुमों की तरु छाया, तोड़ प्रकृति से भी नाया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूलूं अभी से इस जग को। इसी प्रकार का भाव साम्य है। वहाँ पंत जी अपनी प्रेयसी को प्रकृति के आगे हे बताते हुए प्रकृति के सौंदर्य को श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं। यहाँ नागार्जुन अपनी प्रेयसी से कहते हैं कि जब मैं प्रकृति के प्रांगण में बैठा होता हूँ तो उसकी रमणीयता के आगे मैं तुम्हें भूल जाता हूँ। अर्थात कवि प्रकृति के सौंदर्य के आगे व्यक्तिगत राग द्वेष तथा समस्त प्रकार के विकारों से मुक्ति पा जाता है। यही मुक्तावस्था प्रकृति के प्रति उसके प्रेम को और अधिक बढ़ाती जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रस्तुत कविता में किस प्रकार सहज भाषा सौंदर्य द्वारा सुंदर भावों की व्यंजना की गई है। अनेकानेक अलंकारों द्वारा इसके भाव सौंदर्य में अभिवृद्धि की गई है, कलात्मकता में अभिवृद्धि की गई है तथा नागार्जुन ने व्यक्ति को प्रकृति की ओर लौटो, जो कि रूसों का नारा था, उसी का अनुकरण करने का संदेश दिया है। धन्यवाद।